शुक्ला स्टडी पॉइंट है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका कानपुर विश्वविद्यालय का और इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके विश्वविद्यालय में भी आ सकते हैं वही प्रश्न, चूंकि प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पेपर को देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न इस पेपर में आए थे। और इससे पहले एक दिन पहले मैंने महासंग्राम रिवीजन क्लास दिया था हिंदी पेपर नंबर 1 का, आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे प्रश्न वहीं से आए हुए हैं और लगभग सारे के सारे प्रश्न आप देखेंगे तो मॉडल पेपर में जो मैंने रखा था वहां से आपके पूछ लिए गए हैं। तो अगर आप हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो को देख करके पेपर देने जाओगे तो आपकी परीक्षा में वही प्रश्न आने वाले हैं, तो आप तैयार कर लीजिए फटाफट से। आपको मैं पेपर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप आसानी से ये देख पाएं और अपने घर पे बैठ करके इस पेपर को हल कर पाएं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में एग्जामिनेशन आप देखें 2023-24 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पेपर हो रहे हैं। हिंदी का ये प्रश्न पत्र है। हिंदी के पेपर नंबर 1 में आपको पढ़ना होता है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, दिक्कत तो इस बात की मुझे लग रही है इस पेपर को देखने के बाद में कि कानपुर विश्वविद्यालय में मतलब हिंदी के पेपर में भी यहाँ देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अरे भैया, इसको तो हिंदी में लिख देते, इसमें कुछ दिक्कत हो जाती। हिंदिया को तो हिंदी में लिख दो। हालांकि ये अलग की बात है भाई, अब मैं ही वीडियो बनाता हूँ तो बोलता हूँ वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट, ठीक है। हालांकि वो बात अलग की है, लेकिन यहाँ पर पेपर की बात क्या है, वो तो टाइटल बन चुका है। लेकिन पेपर में क्या होता है कि आप इसको तो हिंदी में कर दो, मतलब हिंदी सब्जेक्ट को तो आप हिंदी में बता दो। हालांकि कोई बात नहीं, भाषा एक प्रकार से विचारों का माध्यम है, लेकिन अपने भाषा की इज्जत करना भी बहुत बड़ी बात होती है। चले, तो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना हमको देखना है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। पेपर नंबर 1 में टाइम जो है 2 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि अधिकतम अंक जो होता है 75 नंबर का दिया जाता है। निर्देश आपको दिया गया कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, आ, बा और सा। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रम के अनुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं, ये बताया गया। बी कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, ये बात भी बता दी गई है, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे का पेपर है और प्रश्न बहुत सारे हैं और इस दृष्टि से, और पेपर कम कम शब्दों में आपको लिखना है, प्रश्नों के कम कम शब्दों में प्रश्नों को लिखना है। कुल मिलाकर के यहाँ से 9 लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं जो कि 100 शब्दों में आपको लिखना है और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करना है बस, यानी 9 4 13 क्वेश्चंस करने हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। देखिए, पहले खंड को लेकर के निर्देश दिया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें 9 प्रश्न दिए जाएंगे, 9 प्रश्न आपको करने होंगे, ठीक है। 5-5 नंबर का एक प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। 9 क्वेश्चंस करने हैं, 45 नंबर यहाँ से आपको केवल मिल जाने हैं। अब देखें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है का नंबर, काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं? प्रमुख काव्य प्रयोजनों का नाम उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काव्य प्रयोजन के बारे में मैंने आपको विस्तार समझाया है। काव्य प्रयोजन शुरुआत में हमने आपको समझा दिया था, ठीक है। काव्य प्रयोजन के बारे में, यानी कि कोई काव्य प्रयोजन का मतलब क्या होता है? प्रयोजन का मतलब क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कला शुचा करोति कीर्ति प्रीति चा साध काव्यम निवेशनम। यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कलाओं में निपुणता के साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति आनंद की भी प्राप्ति होती है। तो कहीं न कहीं पे जो एक प्रकार से काव्य का प्रयोजन होता है उसको लेकर के अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से चीज़ों को बताया। काव्य प्रयोजन को लेकर के जो है आप देखते हैं कबीरदास कहते हैं कि तुम जिन जानहु गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ठीक है। यानी किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके काव्य को लिखा गया वही काव्य का प्रयोजन होता है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पढ़ाया है। चूँकि मनुष्य कोई भी काम करता तो किसी न किसी प्रयोजन से करता है, किसी न किसी प्रयोजन से प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, उसके बाद में करता है, ठीक है। तो बिना प्रयोजन के कार्य कोई नहीं करता है, तो प्रयोजन जो है कोई ना कोई होता है, यानी काव्य किसी न किसी प्रयोजन को लेकर के ही लिखा जाता है। काव्य निर्माण प्रयोजन से ही होता है, किसी न किसी उद्देश्य से। तो काव्य लिखने का उद्देश्य ही काव्य प्रयोजन होता है, सीधी सीधी बात, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। काव्य प्रयोजन बहुत सारे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो काव्य मतलब आप देखते हैं पाश्चात्य विचारकों में ये है कि भाई कला की जीवन के लिए काव्य, या कला कला के लिए लिखी जाती है, कला जीवन के लिए, कला जीवन से पलायन के लिए, तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने आपको बताई थी। बहुत सारे लोग मनोरंजन के लिए लिखते हैं, बहुत सारे लोग अपना ज्ञान दिखाने के लिए लिखते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, इन सभी पर चर्चा मैंने कर दी है, तो आप सभी इस वीडियो को देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, रस किसे कहते हैं? भरत मुनि द्वारा उल्लिखित रसों के नाम और उनके अस्थायी भाव लिखिए। तो रस जो होते हैं, मैंने आपको बताया था रसस्य क्या होता है, रस की परिभाषा क्या होती है, बताएं फटाफट से। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर के रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और रस की अगर बात की तो रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य हैं भरत मुनि। आप लोगों ने देखा होगा भरत मुनि ने कितने रस के बारे में बताया भैया? भरत मुनि ने कितने रस के बारे में बताया? रसस्यते असो इति रसः, ये भरत मुनि ने ही कहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो रस की अगर बात की है तो रस जो होता है काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने से जो हमको आनंद की अनुभूति होती है, विनोद के जो भाव उत्पन्न होते हैं वही रस होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे।
तो भाव, विभाव, व्यभिचारी भाव इन सभी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के कई अंग होते हैं। मैंने आपको समझाया था, एक होता है अस्थाई भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव और एक होता है संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अस्थाई भाव की बात की जाए तो रस के भेदों के साथ ही इसके भेद आ जाते हैं। विभाव 2 प्रकार का होता है, एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। अनुभाव जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कायिक यानी आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। जो सात्विक अनुभाव होते हैं वो भी जैसे स्तब्ध, स्वेद, रोमांच, ठीक है, केप और इसके अलावा अश्रु, प्रलय, वैवर्ण, ये सब होते हैं, ठीक है। तो यही सब होते हैं। रस के बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो रस के कई प्रकार होते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल रस, भक्ति रस, ये सब रस के प्रकार हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। तो रस यही होते हैं। रस के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी थी। संयोग श्रृंगार, अच्छा श्रृंगार रस में भी कई भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य रस, तो इन सभी के उदाहरण मैंने आपको दिए ही थे। तो इनके बारे में आपको बताना है। तो रस आप देखते हैं क्या होता है, जैसे हास्य रस के बारे में तो जो है हास्य रस को लेकर के या करुण रस को लेकर के, जैसे शोक विकल सब रोम हिरानी रूपशील बल तेज बखानी करह बिलाप अनेक प्रकारा परे भूमि तल बारे बारा। या भयानक रस में आप देखते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक अस्थाई भाव जब भयानक रस में परिणत होता तो वहीं पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी, प्रसाद जी ने लिखा इसको। वीर रस में आप देखें, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, ठीक है। तो ऐसे से आप देखिएगा ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये सब रस होते हैं जो कि काव्य को पढ़ने से और नाटक को देखने से जो आनंद का भाव मन में उत्पन्न होता है या जो भाव उत्पन्न होता है वही होता है रस, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। चर्चा करेंगे तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया भी था, आपने देखा भी होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। लक्षणा शब्द शक्ति, शब्द शक्तियाँ कितनी प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति। मैंने शब्द शक्तियों के बारे में आपको समझाया भी था, ठीक है। कौन कौन सी शब्द शक्तियाँ होती है? अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अभिधा की बात करें तो अभिधा क्या होती है? ऐसे वैसे पूछा गया लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में, तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है? अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति को माध्यम से शब्द का अर्थबोध हो जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अर्थ, मतलब जो अन्य अर्थ रूढ़ी अथवा प्रयोजन के आधार पर ग्रहण करते हैं उसी को लक्षार्थ कहते हैं या उसी को लक्षणा कहते हैं। यानी कि कहो कुछ और समझो कुछ और, ठीक है। ये होता है आपका मुख्य, मतलब कि जो है लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब लक्षणा शब्द शक्ति के कई भेद होते हैं, ठीक है, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे देखिएगा, चर्चा कर लेंगे इन्हीं पर। अगला प्रश्न, नाटक में नायक के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। नाटक के जो नायक के गुण होते हैं उनके बारे में। अच्छा, नाटक में नायक भी कई प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। नायक के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें आप देखते हैं धीरोदात्त नायक होता है एक होता है धीर ललित नायक, एक होता है धीर प्रशांत नायक, एक होता है धीरोदात्त नायक। सबके बारे में मैंने आपको बताया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है धीरोदात्त नायक जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ नायक होता है। जैसे कि आप देखते हैं राम रामायण के, युधिष्ठिर महाभारत से, तो ये सब धीरोदात्त नायक हैं। धीर ललित नायक आप देखते हैं जैसे कि दुष्यंत हो गए, वत्सराज हो गए, ये सब धीर ललित नायक हैं, ठीक है। इसके अलावा धीर प्रशांत नायक में आप देखते हैं युधिष्ठिर हो गए, धीर प्रशांत नायक भी हैं। धीरोदात्त नायक में आप देखते हैं धीरोद्वैत नायक, जैसे परशुराम, दुर्योधन, भीम, रावण, ये सब जो है मतलब मायावी, कुटिल, नीतज्ञ, कपटी, धोखेबाज, इस तरीके के नायक धीरोद्वैत नायक होते हैं। धीरोदात्त नायक जो होते हैं वो दयालुता रखते हैं और तमाम प्रकार की वीरता का गुण होता है उनमें, ये सब चीज़ें होती हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, कल्पना और फैंटेसी को परिभाषित कीजिए। तो कॉलरिज महोदय ने कल्पना और फैंटेसी के सिद्धांत को दिया। तो कल्पना और फैंटेसी जो होती है उसके बारे में मैंने मॉडल पेपर में बता रखा है, तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी आलोचना किसे कहते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, तो आप मॉडल महासंग्राम वीडियो और मॉडल पेपर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद का आशय स्पष्ट करें। यथार्थवाद यानी कि जो इसको रियलिज्म बोलते हैं, जो वास्तविक चीज़ें उसी का वर्णन करना यथार्थवाद कहलाता है। तो इसके बारे में मैंने चर्चा करी है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति की 3 विशेषताओं को व्यक्त करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नाटक के प्रमुख तत्वों का नाम उल्लेख कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, जल्दी से आप इन सभी चीज़ों को तैयार कर लें। खंडवा की अगर बात की है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपको करना है इनमें से। देखें, प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न है, काव्यात्मा किसे कहते हैं।
काव्य आत्मा मतलब काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय काव्य शास्त्रियों ने किन किन काव्यांगों की काव्य की आत्मा कहा, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए काव्य की आत्मा कहने वालों में जैसे कि आप देखते हैं कि भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा, ठीक है। इसके बाद में अलंकार को किसी ने आत्मा कहा, आचार्य भामा ने। इसके अलावा आप देखते हैं भामा के बाद में जो है बामन आते हैं, बामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा। इसके अलावा ध्वनि को मतलब ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा आनंदवर्धन ने। क्षेमेंद्र ने जो है किसने कहा? क्षेमेंद्र ने वक्रोक्ति मतलब वक्रोक्ति को कुंतक ने कहा। क्षेमेंद्र ने किसको कहा? औचित्य को कहा। तो इस तरीके से आप देखिएगा सभी लोगों ने अपने-अपने हिसाब से काव्य की आत्मा अलग-अलग स्वीकार की, तो इसके बारे में मैंने आपको चर्चा करी थी। अगला प्रश्न, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य भरत मुनि के रस सिद्धांत की समीक्षा करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है काव्य गुण किसे कहते हैं? इन काव्य गुणों का परिचय दीजिए। काव्य गुण क्या होते हैं? काव्य दोष क्या होते हैं? इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। काव्य गुण, काव्य दोष, ठीक है। काव्य वृत्तियाँ, शब्द शक्तियाँ, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो काव्य गुण में मैंने आपको समझाया भी था। काव्य काव्य के गुण कई सारे होते हैं। काव्य गुण और काव्य क्या होते हैं? काव्य के गुण और काव्य के दोष, ठीक है। तो काव्य गुणों में आप देखते हैं जैसे कि श्लेष, प्रसाद, ये 10 गुण होते हैं काव्य के। एक होता है श्लेष, एक होता है प्रसाद, एक समता, एक समाधि, एक माधुर्य, एक ओज, और इसके अलावा पाद, सौकुमार्य, अर्ध व्यक्ति मतलब अर्थ व्यक्ति, उदारता और कांति। ये सब क्या होते हैं? ये सब गुण होते हैं काव्य के। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके ओके। तो ये सब काव्य गुण होते हैं जो कि काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। और मुख्य रूप से वैसे तो 3 ही गुण होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका माधुर्य गुण, एक होता है प्रसाद गुण, और एक होता है आपका ओज गुण, ठीक है। आगे देखिएगा 5वां प्रश्न, रंगमंच की प्रमुख विशेषताओं को बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। खंड सा में आप देखेंगे इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 15 नंबर का मतलब एक प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न है आपका, अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत का विवेचन मतलब विस्तृत विवेचन करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। 7वां प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी आलोचक सिगमंड फ्रायड की आलोचना पद्धति पर विस्तार से प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। 8वां प्रश्न, नई समीक्षा का विवेचन करें। और 9वां प्रश्न है, आलोचनात्मक निबंध काव्य में लोक मंगल के आदर्श पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति का परिचय करें। मतलब परिचय दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इस प्रश्न को आप डालिएगा। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो अगर आपकी परीक्षा आजकल में लगी हुई है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को आप फटाफट से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें से बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।